दोस्तों, प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में मैंने गूगल से और भी जानकारी इकट्ठा करी। तो गूगल पर एक तेलुगु समाचार पत्र था। वहाँ पर प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में तेलुगु भाषा में लिखा हुआ था, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति कोडी राममूर्ति नायडू थे, जिनका जन्म ऐसे प्रांत में हुआ था जहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती थी। तो वहाँ पर प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में जो लिखा था वह सत्य ही लिखा था। प्रोफेसर राममूर्ति जी जब विजयनगर में थे तो वहाँ पर अपने स्टूडेंट को शक्तिशाली बनने की विद्या सिखाते थे, और इस विद्या में वह दो मुख्य चीज़ों को बहुत ही विशेष रूप से सिखाते थे, जिसमें वायु स्तंभन और जल स्तंभन शामिल था। अब हम समझते हैं कि वायु स्तंभन और जल स्तंभन क्या होता है। जल स्तंभन ये होता है कि हम जल के भीतर रहकर कुछ समय तक अपनी सांस को रोकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और फिर उसके बाद जब हमारी सांस फूलने लग जाती है या फिर जब हम सांस को लेने के लिए पूरी तरह से विवश हो जाते हैं, तब हम जल से बाहर निकल जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जल के भीतर अधिक देर तक कुंभक लगाए रखना ही जल स्तंभन कहलाता है। इसी प्रकार से वायु स्तंभन होता है। वायु स्तंभन क्या होता है कि इसमें हम जल के भीतर नहीं जाते हैं, बल्कि हम बाहर ही अपने भीतर वायु को पहले एक बार में अपनी छाती में प्रवेश कराते हैं, फिर उसको कुछ समय तक रोके रखते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। इस तरह से हम वायु स्तंभन को करते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दोनों स्तंभन के क्या लाभ हैं। जल स्तंभन का लाभ ये होता है कि हम जल के भीतर कुछ समय तक समाधि लगा सकते हैं, यानी कि पहले ही हमने अपने शरीर के भीतर प्राण की इतनी मात्रा को प्रवेश करा दिया है, जिस वजह से जल के भीतर भी हमारी सांस नहीं फूल रही है। इसी प्रकार से वायु स्तंभन होता है। जो वायु स्तंभन होता है वो हमको शक्तिशाली बनाने के लिए होता है। जैसे कि जो प्राणायाम होता है ना, उसी प्रकार से वायु स्तंभन होता है। स्तंभन का मतलब होता है कि रोकना, अर्थात वायु को अपनी छाती के अंदर प्रवेश करा के अधिक समय तक रोकना, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितनी हमारी क्षमता है इतनी देर तक रोकना ही हमारा वायु स्तंभन कहलाता है। धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। पहले कुछ सेकंड होता है, फिर 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इस प्रकार से हम वायु स्तंभन करते हैं। तो प्रोफेसर राममूर्ति अपने शिष्यों को इन्हीं स्तंभन के बारे में बताते थे। इन स्तंभन से आप जान सकते हो कि प्रोफेसर राममूर्ति जी भी अपने शिष्यों को प्राणायाम की शिक्षा देते थे। प्राणायाम का मुख्य आधार यही है कि प्राण को अपने भीतर प्रवेश कराया जाए और इसकी अधिक से अधिक मात्रा को बढ़ाया जाए। जब प्राण की मात्रा शरीर में अधिक से अधिक बढ़ने लग जाती है, तभी शक्तिशाली शरीर बनने लग जाता है। हमारे भीतर जितनी प्राण की मात्रा जाएगी, उतने ही हम अधिक शक्तिशाली बनते जाएंगे। प्रोफेसर राममूर्ति भी तो अपने शिष्यों को बल विद्या सिखाने में प्राणायाम का ही सहारा लेते थे। प्राणायाम के द्वारा ही तो वह अपने शिष्यों को बताते थे कि किस प्रकार से अपने शरीर के भीतर प्राण की मात्रा को बढ़ाया जाए। दोस्तों, यह जानकारी जो है वह मैंने तेलुगु समाचार से इकट्ठी करी है। तेलुगु समाचार में प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में जो लिखा हुआ था उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेसर राममूर्ति जी सच में प्राणायाम के द्वारा ही शक्तिशाली बने थे, और वह अपने शिष्यों को भी प्राणायाम विद्या ही सिखाते थे। जल स्तंभन, वायु स्तंभन, यह प्राणायाम से ही संबंधित होता है। इसके द्वारा ही शरीर शक्तिशाली बनता है। प्रोफेसर राममूर्ति जी जब 20 वर्ष के थे तब वह अपने छाती पर 1.5 टन वजन को रखवा लेते थे, क्योंकि यह उस समय प्रोफेसर राममूर्ति जी के बलशाली बनने का समय था, और 20 वर्ष की आयु तक वह इतने शक्तिशाली बन चुके थे कि वह 1.5 टन के वजन को अपनी छाती पर रखवा लेते थे और छाती से ही जंजीरों को तोड़ देते थे। तो इस समाचार पत्र की इन जो लाइनों में जो बताया गया है वो एकदम सच बताया गया है, और इस बात को आप मन में बैठा लीजिए कि प्रोफेसर राममूर्ति जी प्राणायाम के द्वारा ही शक्तिशाली बने थे, और वह जो वायु स्तंभन और जल स्तंभन सिखाते थे वह इसीलिए सिखाते थे ताकि शरीर में प्राण की मात्रा को बढ़ाया जाए और शक्तिशाली शरीर का निर्माण किया जाए।